खाए पिए अघाए दौर के लोग दुनिया भर में गए, वो वहीं के होके रह गए। और जो लुटे पीटे मजबूरी में ठगे गए, दुत्कारे गए लोग जो यहाँ से निकले, जिन्होंने अपने धोती में कंबल में रामचरितमानस या हनुमान चालीसा रखा या लोटा में गंगा जल लेकर के गए, वो अपने पुरखों की जमीन को देखने के लिए, वहां की मिट्टी को प्रणाम करने के लिए, अपनी जड़ों को तलाशने के लिए भारत आते हैं। आखिरी जल जहाज जो है वो 1916 में वहां पहुंचा था और 17 में गिरमिट पर प्रतिबंध लगता है। उस देश के भीतर 1920 तक गिरमिट पर पूर्ण प्रतिबंध संभव हो पाता है। तो क्या होता था कि जहाज पर जो रिश्ता बनता था, जहाजी ये चाहते थे कि जब वो जमीन पर उतरे तो वो रिश्ता कम से कम जो जहाज का रिश्ता है वो उनके साथ रहे, बाकी रिश्ता तो पीछे छूट गया। अनुसंधान पर मैंने वो सिलसिला किया और तकरीबन 10-12 एपिसोड में उस पूरी कहानी को रखूंगा फिजी डायरी नाम से। नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार। आज हम बात करने चले हैं प्रवासियों की, उन प्रवासियों की जो बेहद दर्दनाक हालात में अंग्रेजी सल्तनत के दिनों में, फ्रेंच सल्तनत के दिनों में, डच सल्तनत के दिनों में जमीन छोड़ करके, भारत की जमीन छोड़ करके दुनिया में उन जगहों पे जाने को मजबूर हुए जहां के द्वीप वर्जिन थे और जिनको आबाद करना था उस डायनेस्टी की ओर से, और वहां वो भारतीय मजदूर के तौर पे गए। लेकिन आज जो हालात है वो बिल्कुल उलट है और इस महत्वपूर्ण पहलू पर बहुत कम लोग देश में काम कर रहे हैं। उनमें से काम करने वालों में हमारे साथ हैं अमिताभ। अमिताभ जी, आपका बहुत स्वागत है और इस पॉडकास्ट में बात करने के लिए। बताइए क्यों शुरू किया आपने और ऐसा क्या हुआ आपके अंदर कि प्रवासियों पे ही काम करें? पहले तो बहुत आभार आपका और जो लोग इस वक्त इस बातचीत को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब लोगों का। दरअसल क्या हुआ कि जब लॉकडाउन की परिस्थिति देश में थी कोरोना के दौरान, तो उस दौरान पढ़ने का वैसे भी पहले अभ्यास रहा है। पढ़ने लिखने के क्रम में इंटरनेट पर, अंतर्जाल पर गिरमिट की कहानी से मेरा राब्ता हुआ और उत्तर प्रदेश के पंडित तोताराम सनाडे जी, उनकी बड़ी भूमिका रही है गिरमिट को खत्म कराने में। तो उनकी एक कहानी जो पहली किताब मैंने पढ़ी थी, फिजी द्वीप में मेरे 21 वर्ष, तो वो दरअसल कहानियों का संग्रह है। अभी तुरंत मुझे बता दीजिए या दर्शकों को बता दीजिए गिरमिट क्या है। जी हाँ, इससे पहले की पूरी चर्चा शुरू करें। गिरमिट दरअसल क्या हुआ कि 1833 में जब दुनिया में गुलामी प्रथा पर रोक लगी या गुलामी को प्रथा पर रोक लगी, तो उसके बाद जो फ्रेंच, डच और उस समय के ब्रिटिश कॉलोनी थे, वहाँ जो बगान मालिक थे, जो कारखानों के मालिक थे, उनको गुलामों की सख्त जरूरत महसूस होने लगी क्योंकि अचानक से गुलामी पर रोक लग गई थी। अब उनको गुलाम चाहिए था, मजदूर की शक्ल में गुलाम होना चाहिए था। तो वो परेशान हो गए। ब्रिटिश सरकार पर दबाव आया, बाकी सरकारों पर भी था। तो उस वक्त भारत में ब्रिटिश साम्राज्य पहुंच चुका था। तो वहां कुछ जो काले दिलो दिमाग वाले अंग्रेज थे, उन लोगों ने एक सिस्टम बनाया। कानून आप बेहतर समझते हैं, तो कानून की चादर के भीतर एक गुलामी की नई व्यवस्था बनाई गई जिसका नाम रखा गया इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम। इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम दरअसल एक ठेका मजदूर प्रथा था जिसमें एक एग्रीमेंट होता था और मजदूरों को भेजा जाता था। अब इसमें झोल यहां से शुरू हुआ। एग्रीमेंट जो था और उस एग्रीमेंट के भीतर जितनी भी शर्तें थी, वो शर्तें इतनी कठिन थी कि अगर कोई उसकी व्याख्या ठीक से समझ जाए तो वो उस एग्रीमेंट के तहत जाने को तैयार नहीं होता। तो फिर अंग्रेजों ने यहाँ आरकाटी की बहाली की। वो एक किस्म के एजेंट थे, ठेकेदार। वो गांव-गांव में, और खास तौर पर जैसे अभी कुंभ लग रहा है, प्रयागराज में कुंभ का मौका है, तो कुंभ हो, माघ मेला हो, ऐसी जगहों पर जहां भीड़ होती थी, वहां वो लोगों को बरगलाते थे। 1833 की परिस्थिति वैसी परिस्थिति है जब भारत में अकाल का दौर था। उस समय की परिस्थिति बहुत भयावह थी। इसमें आप कह रहे हैं कि कागजी तौर पे तब भी इतनी दुरुस्त होने की बात हो रही थी। मुझे तो लगता है ज्यादातर भारतीय को समझ में आता होगा कौन सी भाषा लिख रहे हैं, और कुंभ जाने वाले लोग और मेले में जाने वाले। बिल्कुल, बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं इसमें। तो 1833 में दबाव पड़ा। 1834 में इंडेंचर लेबर सिस्टम के तहत पहली बार सितंबर के महीने में कोलकाता बंदरगाह से एक जहाज छूटता है पानी का। उस समय आलोक जी जो जहाज था पानी का, वो पाल का जहाज था जिसमें मोटर नहीं थी। हवा के रुख पर वो समंदर में रास्ता अख्तियार करते थे, बहुत लंबा वक्त भी लगता था। तो पहला जहाज सितंबर के महीने में 1834 में शुरू होता है
है कोलकाता बंदरगाह से। उस पर सवार होते हैं 36 हीली कुली। हीली कुली उनको कहते हैं जो खासतौर पर झारखंड के हिस्से के जो आदिवासी थे, उसमें कुछ डांगर थे, कुछ उड़ाव थे, मुंडा थे, ऐसे लोग हिल ट्राइब्स उनको अंग्रेजों ने कहा। वो लोग पहली बार वो पार्ट तो बंगाल का ही था, बिहार और झारखंड तो आया नहीं था। एग्जैक्टली इस समय के संदर्भ में। तो वो लोग जो पहाड़ी आदिवासी थे, वो पहली खेप 36 मजदूरों का खेप जो है वो आता है 5 साल के लिए। एक तैयार कागज पर वो अंगूठा लगाते हैं जिसमें बहुत सारी शर्तें होती है। बताया उनको ये जाता है कि ये राजा मारिच का देश है जहां आपको जाना है। और राजा मारिच की कहानी लोगों ने सुनी थी लोक कथाओं में। तो दरअसल मॉरिशस के लिए ये पहली बार रवानगी होती है। क्या बता रहे हैं कौन से 1834 में? कब? 1834 में सितंबर के महीने में कोलकाता बंदरगाह से जहाज छूटता है और 2 नवंबर 1834 उसी साल ये जहाज पहुंचता है पोर्ट लुइस। अच्छा। और वहां ये बंदरगाह पर ये जहाज लगता है और फिर वहां से जो सिलसिला शुरू हुआ भेजने का मजदूरों को, वो सिलसिला चलने लगता है। अब पहले खेप वाले लोग में से कुछ हैं क्या दस्तावेज में मौजूद अभी, या फिर क्या? मॉरिशस में गिरमिटियों पर बहुत अच्छा काम हुआ है। दरअसल हम थोड़ा भटक गए, गिरमिट शब्द पर पहले वापस आ जाते हैं कि गिरमिट शब्द। तो जो एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट को जो भारत के खासतौर पर उत्तर भारत के बिहार उत्तर प्रदेश के लोग थे, उनको बोलने में शायद कठिनाई होती थी एग्रीमेंट, तो उन्होंने एग्रीमेंट को गिरमिट कहना शुरू किया। जिन लोगों ने गिरमिट काटा वो गिरमिटिया हो गए, या जिन्होंने गिरमिट पर जो एग्रीमेंट में गए वो गिरमिट शब्द आ गया, या जिन्होंने अंगूठा लगाया वो गिरमिटिया हो गए। दरअसल कुल मिला के यही है कि एग्रीमेंट का अपभ्रंश जो है वो गिरमिट है। गिरमिटियों को जहाजी कहा गया क्योंकि वो जहाज से सफर कर रहे थे। और जब वो वहां पहुंचे तो अंग्रेज जो नस्लीय हिकारत से भरे हुए लोग थे, उन्होंने इन्हें कूली कहा। वहां जो इनके रहने की व्यवस्था बनी उसको कूली लेन कहते हैं। कूली लेन में इनको रखा गया। फिर वहां से इनको चीनी के बगानों में, खासतौर पर मॉरिशस के भीतर। तो आप जो कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट का एग्रीमेंट, मुझे लगता है कि वही कोई गिरमिट शब्द वहीं से आया होगा। गवर्नमेंट एग्रीमेंट को जो देशज भाषा में लोगों ने बोलना शुरू किया होगा, तो गिरमेंट या गिरमेंट को गिरमिटिया हुआ होगा, ऐसा कुछ कहना है? निश्चित तौर पर एग्रीमेंट जो है उसको लोगों ने गिरमिट कहना शुरू किया और गिरमिट से वो कालांतर में गिरमिटिया बन गया। तो जो लोग जिन्होंने गिरमिट पर दस्तखत किया या जिन्होंने अंगूठा लगाया वो गिरमिटिया कहे गए। चूंकि उनकी यात्रा जहाज से हुई थी, पानी के जल जहाज से, तो इसलिए वो जहाजी थे। एक बात तो रुकिए, थोड़ा सा मुझे बताइए कि गिरमिट शब्द अब भी उनके लिए स्वाभिमान का शब्द है या फिर अच्छा नहीं लगता हूँ? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है और ये आपने बहुत अच्छा पूछा है। शुरुआती दौर में ऐसा हुआ कि जिनके पुरखे यहाँ गिरमिटिये थे, जब वो उस देश पहुंचे जहां उनको पहुंचाया गया तो वहां उनको कूली कहा गया। तो जाहिर है कि जिनके पुरखों की पहचान उन देशों के भीतर कूली की बनाई गई, बताई गई, उनके बच्चे ये सहज नहीं थे कहने में कि हम कूली के बच्चे हैं। पर एक वक्त आया, आपने देखा होगा, जब निग्रो लोगों के खिलाफ अभियान चल रहा था तो निग्रो समाज के कुछ बुद्धिजीवियों ने एक बैठक की और उन्होंने एक शब्द विकसित किया, उसका नाम रखा निग्रिट्यूड, निग्रो एटीट्यूड। तो उस शब्द को उन्होंने अपने लिए गौरव का शब्द बनाया। ठीक ऐसा ही एक वक्त के बाद होता है और गिरमिटिया इतिहास में गिरमिटिया वंशज जो हैं उनके भीतर भी स्वाभिमान जगता है और उसी की परिणति होती है। एक अभी यूएस में रह रही हैं लेखिका, बड़ी गिरमिट में उनका अच्छा नाम है, बोइत्रा बहादुर। वो अच्छी जर्नलिस्ट हैं। उनकी दादी माइग्रेट की थी छपरा बिहार से, तो उन्होंने फर्स्ट कूली वुमेन नाम से उन्होंने किताब लिखी है, द कूली वुमेन, और उसमें अपनी दादी की यात्रा लिखी। तो उसके भीतर कूलीट्यूड का जिक्र है। अच्छा। तो एक वक्त के बाद नेग्रीट्यूड की तरह ही कूलीट्यूड भी विकसित हुआ है और इस वक्त में गिरमिटिया वंशज अभिमान के साथ उसको सेलिब्रेट करते हैं और दुनिया भर के गिरमिट देशों में गिरमिटिया सेलिब्रेशन होता है। कहीं वो इंडेंचर डे है, कहीं प्रवासी दिवस है, कहीं वो गिरमिट डे है। तो इस तरीके से पुरखों को याद करने की परंपरा उन देशों के भीतर है। अमिताभ जी, ये बताइए कि जब आप गिरमिट और शुरुआत जब कहाँ जहां से कर रहे थे, आपने कहा हिल एरिया
जो आज के झारखंड के हिल एरियाज हैं। तो क्या रूट तलाश पाया जो 36 पहले थे, जो आप कह रहे हैं यहाँ से मॉरिशस गए, उन्होंने अपना रूट तलाशा क्या? निश्चित तौर पर मॉरिशस के साथ अच्छी बात ये रही कि मॉरिशस जैसे ही जब दासता से मुक्त होता है, स्वतंत्र देश बनता है, तो पहली सरकार ही भारतवंशियों की वहां बनी। तो वहां इतिहास बोध पर अच्छा काम हुआ। तुलनात्मक रूप से बाकी गिरमिट के देशों की तुलना में मॉरिशस में अच्छा काम आप कह सकते हैं कि हुआ है। तो रूट सर्च का काम रहा हो, डॉक्यूमेंटेशन का काम रहा हो, दस्तावेजीकरण का रहा हो, संग्रहालय निर्माण का काम, ये सब काम मॉरिशस में बहुत अच्छा हुआ है। और वो जो 36 कूली थे, बाकायदा 36 जहाजी जो थे, उनका वहां उनके नाम का शिलापट है। और जब भी कोई यहां से जाता था तो उनको एक इमिग्रेशन विभाग से एक सर्टिफिकेट मिलता था। उस सर्टिफिकेट पर लिखा होता था पूरा पता, नाम। हालांकि उसमें कई बार लोग जाति का नाम गलत बताते थे, कई बार नाम गलत बता देते थे, कई बार जो आरकाटी एजेंट होते थे वो जानबूझ के गलत नाम पता लिखवाते थे ताकि जब मनी ऑर्डर आए तो वो राशि या तो उन तक पहुंच जाए। तो वो ऐसी कई सारी चीजें इसमें हुई हैं। तो जो लोग पहले गए थे उनके दस्तावेजीकरण पर बहुत अच्छा काम मॉरिशस में हुआ है। और वो पता है कि उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिण छोटा नागपुर के हिस्से से उस वक्त वो लोग निकले थे और बंगाल में थे, और बंगाल से फिर उनको मॉरिशस भेजा गया। कुल मिला के हुआ कि 1834 में सितंबर के महीने में जो सिलसिला गिरमिट का शुरू हुआ, वो सिलसिला जाके थमता है। कागजी हिसाब से अगर हम बात करें तो 1917 में इंडेंचर लेबर सिस्टम को अबॉलिश किया जाता है। लेकिन इसको पूरी तरीके से धरातल पर उतरने में 1925 तक का वक्त होता है। उसी मॉरिशस में जहां पहला जहाज गया था, वो उसी मॉरिशस में 1925 में जून के महीने में गिरमिट पर पूर्ण विराम या पूर्ण प्रतिबंध लगता है। अलग अलग देशों में गिरमिट पर पूर्ण विराम की तारीख अलग है, ठीक वैसे ही जैसे वहां जहाज जाने का सिलसिला अलग अलग है। ये मॉरिशस के मामले में सारा डॉक्यूमेंटेशन है। हाँ, बाकी गिरमिट के देशों में भी डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन वो उतना व्यवस्थित नहीं है, दस्तावेजीकरण उतने व्यवस्थित तरीके से नहीं है, या संग्रह उतना व्यवस्थित नहीं है जितना कि मॉरिशस में है। और ये जब हम मॉरिशस की बात करें तो ये भी दर्शकों की जानकारी के लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि गिरमिट का जो दौर है 1834 से कागजी तौर पर 1917 का, और व्यवहारिक तौर पर 1925 तक। तो 1834 से 1925 के बीच 90 साल तक तकरीबन। इस 90 साल में आप देखिए कि दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा पलायन मेरी जानकारी में कभी नहीं हुआ। 13.5 लाख लोग इस देश के निकाल दिए गए, निकल गए, बड़गला के, झूठ बोल के, ठग के अनजान द्वीप देशों तक वो पहुंच गए। और उन द्वीप देशों के भीतर जो उनके साथ बर्ताव हुआ है लोग जी, जब उन दस्तावेजों को आप देखेंगे, कहानियों से होकर गुजरेंगे जिन्होंने गिरमिट काटा है या जिनके वंशजों ने डॉक्यूमेंटेशन किया है अपनी कहानियों को, तो लगेगा कि वो दौर कैसा है। लेकिन कमाल ये है कि दुनिया के इतिहास में ये भी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि जिनके पुरखे मजदूरी करने के लिए भेज दिए गए, उनके बच्चे उन देशों के मुस्तकबिल हो गए। जिनके बच्चे गिरमिटिये थे, जो बहुत सारा तो वर्जिन द्वीप था, बहुत सारा तो बिल्कुल अकेला भारतीय ही जाके बसे। जैसे वो कैरेबियन देश हैं, गुयाना है, सुरीनाम है, या मॉरिशस में भी वहां जो बाकी और जगहों से लाए गए लोग, उसमें भारतीयों की आबादी सबसे ज्यादा रही। ये अफ्रीका के बहुत सारे देश गए शायद, मेरे ख्याल से बिल्कुल गए। हाँ, अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, युगांडा, तमाम जगहों पर आप देखेंगे, फिजी, सूरीनाम, मतलब कुल मिला के आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा कि डच, फ्रेंच और ब्रिटिश आधिपत्य की जो कॉलोनियां थी वहां तक लोग पहुंचे। और आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारे निर्जन द्वीप थे और नरभक्षी द्वीप तक भी लोग पहुंचे। जब आप फिजी की कहानी देखेंगे तो वहां नरभक्षी द्वीपों पर पहुंचे थे लोग, और वहां नरभक्षियों ने कैसा व्यवहार किया और वहां कैसे प्राण चला गया, और उसका भी दस्तावेजीकरण है, वो कहानियां भी हैं। देखिए, उस पहले पाएंगे हम, बड़ा दर्द है तो दर्द से पहले रात तो होंगे ही हम। लेकिन एक चीज मानते हैं, जब आप या मैं भी आपसे जब बातचीत करने की सोच रहा था और मैं कुछ पन्ने पलट रहा था, तो मुझे लग रहा था कि ये जो दौर है, जिस दौर में हम आप हैं, आजादी के 75 साल के बाद या उससे ज्यादा हो चुका है, और कह रहे हैं कि अब भारतीय उत्सर्ज का दौर है। और ये जो सपोर्टिव पॉइंट है, जो हमारे गरीबी हालात में, कुली की स्थिति में लोग गए, वो वहां वैभवपूर्ण स्थिति में पहुंचे हैं आपसे अपने संघर्ष से, और उन सब जहां भी गए उस मिट्टी को गुलजार किया रहे।
तो उन सब जगहों पर भारतवंशियों की मौजूदगी ये बताती है कि ये सपोर्ट कर रहा है कहीं ना कहीं भारत के अभ्युदय को, या भारत नाम के कैरेक्टर को, या भारत के स्वरूप को। निश्चित तौर पर ये भारत के लिए बहुत गौरवपूर्ण परिस्थिति है, पर इसमें अगर भारत के नजरिए से देखेंगे तो अभी भारत को इन प्रवासियों को, खासतौर पर जो गिरमिट के लोग हैं, बाकी प्रवासियों से अलग करके उनको देखने पर विचार करना पड़ेगा। उसकी वजह ये, देखिए, इस देश के भीतर भारत से पलायन ऐसा नहीं कि 1834 में ही हुआ कि 1833 में हुआ, उसके पहले भी आप देखिए, जब भारत की पहचान दुनिया भर में सोने की चिड़िया थी, उस वक्त भी हमारे यहाँ से लोग निकले, चीन गए, ताइवान गए, कहाँ नहीं गए, वियतनाम गए, जो जहां गए, कंबोडिया, बौद्ध धर्म क्या पूरा बौद्ध। अब आप देखिए कि जब भारत सोने की चिड़िया थी तो जो तबका इस देश से निकला और दुनिया भर में बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए गया या संपन्नता भारत की लेकर पहुंचा था, वो लोग जहां गए वहीं के होके रह गए। आज चीन के भीतर जो भारतवंशी उस दौर में गए होंगे बुद्ध को लेकर, उनके भीतर क्या भारत भाव आप देख पाएंगे? लेकिन गिरमिटियों के साथ अच्छी बात यह है, इसको सहज कर दूं थोड़ा और दर्शकों के लिए, तो जो खाए पिए अघाए दौर के लोग दुनिया भर में गए वो वहीं के होके रह गए, और जो लुटे पीटे मजबूरी में ठगे गए, दुत्कारे गए लोग जो यहाँ से निकले, जिन्होंने अपने धोती में, कंबल में रामचरितमानस या हनुमान चालीसा रखा या लोटा में गंगा जल लेकर के गए, उन लोगों के भीतर का जो भारत भाव था वो कितना प्रबल था कि पीड़ा की प्रकाष्ठा भोगने के बाद भी पीढ़ी दर पीढ़ी वो अपनी परंपराओं को, उस भारत भाव को हस्तांतरित करते चले गए। और आज उनकी छठी सातवीं पीढ़ी में भी जब आप भारत की बात करेंगे तो भाव की प्रबलता उनकी आंखों में आपको झलकेगी। लेकिन उस तरीके से वो जो समुदाय है, तब 13.5 लाख जो समुदाय था वो इस समय करोड़ों में है। 2 करोड़ से ज्यादा आबादी दुनिया भर में इस समय गिरमिटिया वंशियों की है, लेकिन क्या हम उसको उस रूप में एड्रेस कर रहे हैं? ये बताइए कि 2 करोड़ लोग जो बिल्कुल वंचित थे, जाहिर तौर पे आपने ही खुद कहा कि अघाए लोग नहीं थे, वंचित थे, और उनके लिए रोजगार या पेट पालना या परिवार पालना बहुत उस समय में विछोह के दर्द के साथ वो चले गए। बहुत सारी भिखारी ठाकुर से लेकर तमाम कहानियां हैं उसकी, और बहुत प्रचलित गाने हैं, लोकगीत हैं। लेकिन क्या उन सब लोगों ने अपना रूट तलाश लिया? हाँ, उसमें से एक बड़ा तबका, इस आपको जान के आश्चर्य होगा, दर्शकों के लिए आश्चर्य की बात हो सकती है या शायद न भी हो, लेकिन हर वर्ष दुनिया भर से जो गिरमिटिया भारतवंशी हैं, वो अपने पुरखों की जमीन को देखने के लिए, वहां की मिट्टी को प्रणाम करने के लिए, अपनी जड़ों को तलाशने के लिए भारत आते हैं। चाहे वो धार्मिक पर्यटन के लिहाज से आए, चाहे वो चिकित्सीय पर्यटन के लिहाज से आए, जिसको मेडिकल टूरिज्म हम कहते हैं, रिलीजियस टूरिज्म के बहाने आए, किसी भी कारण से बहुत सारे लोग तो केवल और केवल रूट सर्च के लिए ही भारत आते हैं। और उसमें भी बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं। जब लोग भारत आते हैं, भारत के गांवों तक पहुंचते हैं, तो मैंने आपसे कहा कि आरकाटियों की वजह से, कुछ उस समय लोग पढ़ना लिखना उतना बेहतर जानते नहीं थे, तो अशिक्षा की वजह से वो ठीक नाम पता दर्ज नहीं हो पाया। तो कई बार क्या है कि जो गिरमिटिया वंशज आते हैं, उनके सर्टिफिकेट में जो गांव लिखा हुआ है या जिस जाति का नाम लिखा हुआ, गांव अगर मिल गया तो उस जाति का नहीं मिल पा रहा है, या फिर वो घर नहीं मिल पा रहा है। कई बार वो घर मिल भी जाता है। जब घर मिल जाता है तो एक दिलचस्प वाक्य आपको फिजी से सुनाता हूँ। फिजी की सरकार में इस समय एक मंत्री हैं, शशि किरण जी। शशि किरण जी के पुरखे कानपुर के पास एक गांव से गए थे, तो लंबे वक्त तक 2 भाई यहाँ रह गए थे और शेष 4 भाई फिजी पहुंच गए थे। तो उन भाइयों ने वहां से पत्राचार किया। उस समय वो पत्र भेजते रहे अपने घर वालों के नाम कि हम यहाँ हैं, ऐसे हैं, लेकिन उनके पत्रों का जवाब नहीं मिला। फिर जब गिरमिट का दौर खत्म हुआ, तब उन्होंने लौटने की इच्छा जताई। सरकार को भी पत्र लिखा, अपने परिजनों को भी लिखा कि मैं आना चाहता हूँ, कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसके बाद किसी तरीके से लंबे वक्त के बाद शशि किरण जी को दूतावास के जरिए एक सज्जन मिलते हैं जो उस गांव के बारे में जानते होते हैं। तो वो आप कह रहे हैं फिजी में जो भारतीय दूतावास था जी, उस दूतावास में कोई व्यक्ति था जो वहां के जो महत्वपूर्ण हो चुके हैं, शशि किरण जी, उनसे उनका राब्ता हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे पुरखे भारत में कानपुर के पास इस गांव से आए थे। तो क्या होता है कि शशि किरण जी
तलाशती हैं अपनी जड़ों को। उनकी इच्छा है कि अब पिता चाचा सब बुजुर्ग हो चुके हैं, अब जीवन के उत्तरार्ध में हैं, तो कम से कम उनको इस वक्त तो पता लग जाए कि उनके घर के लोग कौन बचे हैं, कैसे हैं, परिवार कैसा है। तो खैर उसमें कामयाबी मिलती है। वहाँ से लोग जो जानकार थे वो किसी व्यक्ति को लगाते हैं, वो उस गांव में पहुँचते हैं। पहले गांव के लोगों ने मजाक उड़ाया कि 200 साल पहले 150 साल पहले कोई कहानी शुरू हुई थी और इनके पुरखे 50 साल पहले गए थे, 50 साल बाद ढूंढने आए हैं। तो खैर, लेकिन अंत में उसी गांव में एक व्यक्ति मिलते हैं, बुजुर्ग। मुझे थोड़ा सा इजाजत दीजिए। अमिताभ भूषण गिरमिटिया की तलाश में इस कदर डूब गए कि अभी हाल में फिजी होके आए हैं। जी बिल्कुल। और वहीं की कहानी कह रहे हैं आप, और ये कहानी फर्स्ट हैंड कहानी है जो आपने। बिल्कुल। हाँ, फिजी की ये कहानी मुझे खुद शशि जी ने बताया, जब मैं वहां था तो उन्होंने बताया, और बड़ा मैंने दर्दनाक है। एक पहलू ये भी, आपने पूछा ना कि लोग अपने जड़ों की तलाश में भारत आते हैं क्या। भारत आते हैं, पर भारत में क्या क्या होता है वो भी भारत के लोगों को और दुनिया के लोगों को पता होना चाहिए। तो शशि किरण जी की परिवार की तलाश पूरी होती है, वो परिवार मिल जाता है। एक बुजुर्ग गांव में मिलते हैं उस व्यक्ति को और बताते हैं कि वो मेरे ही परिवार से गए थे। फिर वो घर ले जाते हैं, चिट्ठियों का वो जखीरा दिखाते हैं कि ये चिट्ठियां हैं। अब उन बुजुर्ग की चिंता ये है कि इतने वक्त के बाद अगर हमारे भाई वापस आ गए तो फिर जमीन में हिस्सेदारी मांग लेंगे। तो अब परिवार बड़ा हो चुका है, तो उन्होंने कहा कि जी बाकी सब तो ठीक है, मिल गए, जान गए, अच्छा लगा, लेकिन अब हम रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। फिर वो जो सज्जन ढूंढ रहे थे उन्होंने बताया कि भाई वो लोग वहां के संपन्न लोग हैं। तो फिर उनकी रुचि जगती है कि अच्छा, इसका मतलब जमीन में हिस्सेदारी वो नहीं मांगेंगे। तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है। फिर टेलीफोनिक बातचीत होती है। फिर शशि जी अपनी चचेरी ममेरी बहनों के साथ यात्रा करती हैं अपने पुश्तैनी गांव की, क्योंकि अब पिता की, चाचाओं की उम्र नहीं है, अवस्था नहीं है कि वो 36 घंटे की यात्रा। कहाँ, कौन सा गांव निकला ये तो बताइए जरा। ये कानपुर के पास का वो गांव है। गांव का नाम भी आपको बताऊंगा, अभी बिल्कुल ध्यान में नहीं है, स्मरण में नहीं, पर मैंने नोट डाउन किया हुआ है, मैं बताऊंगा दर्शकों को। तो क्या होता है कि वो पहुंचती हैं यहाँ, क्योंकि बुजुर्ग परिवार के जो है वो यात्रा करने में लंबी दूरी का सफर है। यहाँ से अगर आप फिजी प्लान करेंगे तो लगभग आपको 5 और उधर 12 5 18-19 घंटे की यात्रा है। ऑस्ट्रेलिया द्वीप के आसपास है, या तो न्यूजीलैंड के आगे का वो हिस्सा है। प्रशांत का खूबसूरत देश है, और वहां पहुंचने के लिए या तो आप आया सिंगापुर जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न या न्यूजीलैंड होके आप जा सकते हैं। तो तकरीबन 18-19 घंटे की यात्रा है। तो बुजुर्गों की वो स्थिति नहीं थी कि वो यात्रा इतनी लंबी कर पाए। तो नई पीढ़ी के लोग, शशि जी और उनके भाई बहन सब यहाँ आते हैं, भारत देखते हैं, घूमते हैं। सब होने के बाद वापस लौट जाते हैं। फिर उनका ऐसा अनुभव रहा कि जो हमारे परिवार के लोग थे वो तभी याद करते थे जब परिवार में कुछ आयोजन होता था और हमारे हिस्से की उनको जरूरत होती थी, लेकिन वो इमोशनल कनेक्ट नहीं था। इस बात की बड़ी नाराजगी और बहुत दुख भी शशि जी ने जाहिर किया। क्या है शशि जी वहाँ है क्या? शशि किरण जी अभी वहाँ महिला बाल विकास मंत्री हैं फिजी सरकार में, और पहले वो वहाँ सोशल वर्कर थी। उन्होंने उसके अलावा फार्मर्स को लेकर। कितनी आबादी है फिजी में? फिजी के भीतर देखिए, भारतवंशियों की जो आबादी, उस देश की आबादी 9.5 लाख है, और भारतवंशियों की आबादी वहाँ 3 लाख बताते हैं, कागजों में अभी तक है। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पलायन हुआ है, लोग बड़ी संख्या में वहाँ से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट करके गए हैं। भारतीय गए हैं? हाँ, भारतीय। गोवा जैसा द्वीप होगा या गोवा से छोटा बड़ा? क्या, कितना बड़ा है? हाँ, वही लगभग। क्षेत्रफल के हिसाब से आप देखेंगे तो हरियाणा के बराबर है वो। और वहाँ तकरीबन 300 द्वीप हैं, जिसमें से 100 द्वीप हैं जहाँ लोग रहते हैं, और उसमें से 2 बड़ा हिस्सा है जहाँ फिजी की आबादी मोटा समझिए कि 90% आबादी 2 द्वीपों के बीच, विटी लेबू और वेनुआ लेबू उसी के बीच बटी हुई है। बाकी द्वीप पर छिटपुट लोग रहते हैं। बहुत सारे द्वीप अभी भी ऐसे हैं जहाँ कोई नहीं है। तो आबादी वाले द्वीप 100 मान लीजिए, और 2 बड़े द्वीप हैं, विटी लेबू और वेनुआ लेबू। तो इन्हीं दोनों में फिजी की 90% आबादी निवास करती है। तो अब उसमें ये हुआ कि आप कह रहे हैं कि 9 लाख आबादी और 3 लाख भारतवंशी, लेकिन वहां की जो हम लोग दूर बैठे हैं या जहां से देखते हैं, बड़ा इम्पैक्ट दिखता है भारतीय संस्कृति का वो फिजी की संस्कृति पे। ऐसा क्यों है?
भाषाई स्तर पे, बाकी चीजें। एक दौर में भारत की आबादी बहुत ज्यादा थी। एक दौर में आप समझिए कि जब गिरमिट का दौर था, तो फिजी की बात करने के लिए वहां से शुरू करना पड़ेगा। 1879 में पहला जल जहाज फिजी पहुंचा था कोलकाता बंदरगाह से। मार्च के महीने में जहाज की रवानगी हुई और मई के महीने में 14 मई को वो जहाज वहां पहुंचा था। वहां उस देश के भीतर 42 जहाजों के जरिए 87 फेड़े लगे थे। आखिरी जल जहाज जो है वो 1916 में वहां पहुंचा था और 17 में गिरमिट पर प्रतिबंध लगता है। उस देश के भीतर 1920 तक गिरमिट पर पूर्ण प्रतिबंध संभव हो पाता है। तो इस दौरान आप देखेंगे 1879 से 1916, 1879 से 1916 के बीच तकरीबन 60,500 भारतीय वहां गए थे उस देश के भीतर। अब क्या है कि उस समय उनकी आबादी बढ़ी, 60,500 जो लोग गए, फिर वहां शादी विवाह बाल बच्चे हुए, उनकी आबादी बढ़ी। तो एक समय फिजी में उनकी आबादी तकरीबन 50% हो गई थी। तो जब फिजी में सरकार गठन हुआ था तो तख्ता पलट हुआ। ये मैं जानना चाह रहा था कि फिजी के बारे में ओरिजिनल लोग वैसे कौन है वहां? ओरिजिनल वहाँ इतुकी समाज है, जो आदिवासी समाज है आइतुकी, वो मूल निवासी वहाँ के हैं। और भारतीय फिजियन उसके बाद दूसरे नंबर की बड़ी आबादी है। और फिर मिक्स आबादी है, कुछ चाइनीज भी है, कुछ बाकी लोग बाकी। यहाँ मैं बैठा हूँ, थोड़ा और दिलचस्पी दर्शकों की, क्या कोई अंतर रेसियल विवाह वगैरह की परंपरा है वहां जाकर आप रहे हैं? हाँ, वो भी हुआ है। फिजी के भीतर कई कहानियां हैं गिरमिट की और बहुत सारी निशानियां हैं। मैं दरअसल मेरी कोशिश भी यही थी कि जो गिरमिट के देश हैं उन देशों के भीतर गिरमिट के जो स्थान है या गिरमिटिया पुरखों की निशानियां जहां बिखरी हुई है उसको दस्तावेजीकरण किया जाए, उसको सहेजा जाए। उसमें मैंने फिजी से शुरुआत की और मैंने कुछ स्थानों को संग्रहित भी किया है। तो उस क्रम में अब फिजी में एक शिपिंग कॉर्पोरेशन फिजी के भीतर रोशनदान करके एक प्लेटफॉर्म भी चलाता है। रोशनदान जी, तो रोशनदान पर मैंने वो सिलसिला किया और तकरीबन 10-12 एपिसोड में उस पूरी कहानी को रखूंगा फिजी डायरी नाम से। उसमें जगहों तक भी लेके जाऊंगा और वहां की कहानी बताऊंगा। तो क्या हुआ, आप फिजी में पूछ रहे थे अंतरजातीय विवाह। अंतरजातीय विवाह तक पहुंचने से पहले फिजी में भारतीयों के साथ क्या हुआ वो जानना बहुत जरूरी है। तो 1879 में जब पहला जहाज वहां पहुंचता है 14 मई को, जो कि यहाँ से मार्च के महीने में शुरू हुआ था कोलकाता से, तो वो वहां पर एक आइलैंड है, नुकलाउ आइलैंड, नुकलाउ द्वीप है एक, उस द्वीप पर क्वारंटीन सेंटर बना था। तो उस समय आप कल्पना कर लीजिए कि क्वारंटीन की व्यवस्था थी और जब भारतीय गिरमिटिया मजदूर पहुंचते थे तो उनका जहाज वहीं किनारे लगता था और उस द्वीप पर उतारा जाता था। फिर वहां पर अभी भी मैंने वो शूट किया है, मैं वो दिखाऊंगा आने वाले वक्त में, दर्शक उसको देख सकते हैं कि वहां आज भी एक मशीन है जिससे धुआं दिया जाता था, एक मशीन है जिससे केमिकल दिया जाता था। और जो गिरमिटिया वंशज हैं उन्होंने अपने किताबों में इसका जिक्र किया है कि फिनाइल से वहां गिरमिटिया मजदूरों को नहाया गया। अब ये नहाया गया नहीं नहाया गया, ये गिरमिटिया वंशज अगर बता रहे हैं अपने पुरखों की जुबानी तो हमको उस पर भरोसा करना चाहिए। दूसरा, जो वहां वो मशीन है जिससे धुआं देने की बात है, तो वो उससे भी पता लगता है कि वो क्वारंटीन सेंटर था, उसका पूरा इतिहास है। लेकिन इसमें जो फिनाइल वाली बात है, और दूसरा एक और भी जो गिरमिट पर किताब है, गिरमिटिया मजदूर के तौर पर वहां पंडित तोताराम सानाडे जी गए, फिरोजाबाद के रहने वाले थे और वो भी झूठ बोल के फरेब से वहां पहुंचाए गए थे। तो तोताराम जी ने भी अपनी किताब में उस नुकलाउ द्वीप का जिक्र किया और उसमें उन्होंने एक बड़ा मार्मिक उदाहरण दिया है कि कई बार जहाज पर जो लोग आपस में बैठते थे तो कोई भाई से, हर आदमी अपने परिवार से बिछुड़ा होता था, जहाज पर बैठा हुआ व्यक्ति, तो जहाज पर एक परिवार बनता था, भाई बहन चाचा भतीजा, उस तरीके का एक रिश्ता बनता था और मित्र। तो क्या होता था कि जहाज पर जो रिश्ता बनता था, जहाजी ये चाहते थे कि जब वो जमीन पर उतरे तो वो रिश्ता कम से कम जो जहाज का रिश्ता है वो उनके साथ रहे, बाकी रिश्ता तो पीछे छूट गया, अब मिलना पता नहीं होगा या नहीं होगा, पर ये रिश्ता कायम रहे। पर दुर्भाग्य से वो भी नहीं हो पाया। 60-50 दिन तक वो जहाज पे रहते थे। 70 दिन, शुरुआती में 70 दिन ये आप फिजी यात्रा की, हाँ, पाल के जल जहाज में। और जब
स्टीम शिप का दौर आया, जब स्टीमर वाले जहाज आ गए, तब 30 दिन की यात्रा हो गई। तो 70 दिन के बाद जब वो नुकलाव पहुंचते थे तो वो चाहते थे कि यहाँ जो उनकी जोड़ी उस 70 दिनों में जो उनका रिश्ता मेल फीमेल दोनों थे या फिर? हाँ, मेल फीमेल थे। मेल फीमेल का रेशियो थोड़ा अजीब था। वहां 70 और 30 का रेशियो था, बाद में बढ़ा करके उसको 40% तक किया गया था, मतलब 30 महिलाएं और 70 पुरुष। तो वहां ये था कि पुरुष महिला जो भी ग्रुप बना तो वो चाहते थे कि उनका समूह बना रहे। पर नुकलाउ आइलैंड में गिरमिटिया वंशज की किताब के हवाले से ही बता रहा हूं कि वहां 2 किस्से हैं। एक तो तोताराम जी ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि उस आइलैंड पर बिछुड़ गए 2 दोस्त जो जहाज के थे, और उन्होंने शोर किया तो उनको फिर जेल में डाला गया, उन हथकड़ी लगाई गई और उस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया। और दूसरा जो किताब है उस किताब में भी ये जिक्र है कि नुकलाउ आइलैंड पर बोली लगती थी। बोली का मतलब ये है कि जैसे गुलामों की बोली लगती थी। और भी जो दस्तावेज हैं वो ये बताते हैं कि प्लांटर्स वहां आते थे, अलग अलग द्वीप से प्लांटर्स अपने अपने जहाज लेकर आते थे। ये भी तो गन्ने का ही मामला था, गन्ने के सुगर के उस देश के भीतर ना, फिजी में जी, फिजी के भीतर कई तरीके की खेती थी। तो जो पहली खेत में जो लोग गए थे, नारियल के खेत में उन्होंने काम किया, और साथ में वहां जो अभी सूबा उसकी राजधानी है, उस वक्त उसकी राजधानी सूबा नहीं थी, तो उस राजधानी को बनाया इन्हीं गिरमिटियों ने है। तो उस काम में फिर प्लांटर्स जो है वो वहां आते थे, वहां से वो कद काठी के हिसाब से मूल्य तय होता था। जिसका कद काठी बेहतर होता था उसकी कीमत ज्यादा होती थी, उसको प्लांटर खरीदते थे। जो जिसको खरीद लेता था अपने जहाज में लाद के अपने द्वीप के लिए निकल जाता था। तो वहां भी आपस में लोग बिछड़ते थे, जो जहाज पर परिवार बना वो बिखर गया, और फिर प्लांटर्स वहां से निकल गए। तो वो गन्ने के खेत में काम करने लेके गए। मिल था CSR, वहां CSR की मिल थी, ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी थी CSR, तो उसके मिल में काम करने, शुगर मिल, हाँ शुगर मिल में जी। तो कॉलोनियल शुगर रिफाइनिंग करके वो कंपनी थी, तो उसके मिल थे वहां फिजी में अलग अलग हिस्सों में। तो वहां मिल में काम करने के लिए मैंने सुना कि आप तो मीठा पैदा करते थे, लेकिन दर्द मीठा पैदा करने का जो था वो गिरमिटिया ने उसी विपरीत स्थिति में कि उसके लहू से, उसके पसीने से आप दुनिया को मिठास दे रहे थे। बिल्कुल। और फिर क्या हुआ कि गिरमिटियों ने वहां खेती शुरू की, गन्ने की खेती की, बाद में वहां चावल की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होने लगी। तो फिर वहां नारियल के खेत में, गन्ने के खेत में, मील में, और बाकी चावल की खेती में, बाद के दिनों में चाय पत्ती की खेती में भी कुछ लोग, तो अलग अलग काम में भारतवंशी गिरमिटिये लग गए और वो काम करने लगे। अब काम के दौरान आप समझिए कि उनका जो समय होता था सुबह 5:30 बजे शुरू होता था, और ये पूरा दुनिया का पूर्व का हिस्सा है ना, सवेरे सुबह होता था। बिल्कुल। तो देर तक, शाम तक वो काम उनका चलता था। काम में भी टास्क जो था उसको तास वो लोग बोलते थे, टास्क को उनको टास्क मिलता था, वो पूरा करना था। बड़ा कठिन टास्क होता था, शायद ही लोग, शायद सूरज ज्यादा देर तक वहां रहता है, दक्षिण का हिस्सा है भूखंड का, तो सुबह प्रभात सवेरे और लेट नाइट 8 या 9 बजे तक सूर्यास्त होता है। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। वहां एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये हुई, जब दस्तावेजों को आप देखेंगे कि फिजी देश के भीतर अचानक से गिरमिट के दौर में आत्महत्या के प्रतिशत में जबरदस्त उछाल आया। अब आत्महत्या के प्रतिशत में उछाल क्यों आया? तो जाहिर है कि जो लोग परिवार से कट गए थे और जो प्रताड़ना झेल रहे थे, झेलने की भी एक सीमा होती है। अब जिन घरों में कूली लेंस आप देखेंगे, अब तो उस देश में उस रूप में कूली लेंस बचा नहीं है, पर 7x10 का कमरा था, 4 लोग रहते थे उस कमरे में। अब सोचिए, उसी कमरे में कुदाली रखी, उसी कमरे में रसोई है, उसी कमरे में आपको रहना है अपने साथियों के साथ, और सुबह के 5:30 बजे तैयार होकर खेत के लिए रवाना होना है, दिन का खाना भी बना के निकलना है। तो एक दिलचस्प वो भी है कि वही 5 से 5:30 के वक्त में आत्महत्या अमूमन लोग करते थे सुबह के वक्त में। तो स्वाभाविक है, रात भर थके, ये डॉक्यूमेंटेड हिस्सा है। तो देखिए, मैं उस पे आता हूँ। देखिए, आज की तारीख में भी सुबह सुबह आप चले जाए महानगरों में तो हालत थी बदली है, और मानव खरीदा जाता है श्रम के नाम पे। ये विपरीत स्थिति में हम लोग जी रहे हैं और बड़े शर्मनाक स्थिति है हम लोग के लिए। लेकिन अपन बात करें कि जो मैं पूछ रहा था, क्या इंटररेशियल भारतीय मूल और उसके बीच वैवाहिक बिल्कुल हुआ है। ऐसा भी हुआ है। वहाँ के एक बड़े इतिहासकार हैं गिरमिटिया वंशी, अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने खुद जब अपनी यात्रा की तलाश की तो उसमें वो बताते हैं
कि उनके ब्रिज बी लाल करके एक बड़े लेखक हैं, आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो गिरमिट पे बहुत सारी किताबें हैं। तो उन्होंने बताया कि उनके परिवार में एक शादी आदिवासी परिवार में हुई थी। एक अभी वहाँ शिपिंग कंपनी है, फिजी की लीडिंग शिपिंग कंपनी, उसके मालिक हैं। तो वो वहाँ की जो आदिम निवासी महिला थी, उनका स्तनपान करके वो बड़े हुए हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां थी, तो आज भी वो रिलेशन उस तरीके से उनके भीतर है। तो ज्यादातर तो नहीं, लेकिन कुछ शादियां ऐसी, कुछ एक नया ब्रीड बन गया होगा जो भारत और वहां का होगा, ऐसा ऐसा आपको देखने को मिला कुछ वहां? उस तरीके से नहीं, क्योंकि आप देखेंगे तो उस देश के भीतर जो आदिम निवासी थे, या मैंने बताया ना आदिवासी वहां के थे, उनका नजरिया भारतवंशी गिरमिटियों के प्रति बहुत अच्छा नहीं था। जब गिरमिटिया यहाँ से गए थे तो तोताराम सनाडे जी ने अपनी किताब में लिखा है, तो वो बड़े हिकारत की नजर से देखते थे भारतवंशियों को, कैसा देश है कि अपनी स्त्रियों को भेज रहे हैं, खुद चले आ रहे हैं यहाँ। बहुत नजरिया उनका खराब था और गुलाम की तरह समझते थे। फिर एक वहाँ घटना हुई, 6ठे नंबर का जहाज था, सीरिया नाम का जहाज। सीरिया जहाज वहाँ पहुँचने से थोड़े पहले, मतलब करीब 12-14 मील पहले रीफ का एक इलाका था, वहाँ वो ब्रेक डाउन होता है और उसमें 50 से ज़्यादा गिरमिटिये डूबकर मर जाते हैं। फिर जो स्थानीय आदिम निवासी हैं वो अपनी छोटी बोट लेके वहाँ तक पहुँचते हैं, राहत बचाव कार्य करते हैं। तो वहाँ से फिर वो जो गांव का मुखिया वहाँ के थे आदिम निवासी, उन्होंने अपनी पहचान, अपना सरनेम भारतवंशियों को वहाँ दिया और वहां से एक नजरिया बदला है। फिर बाद के दिनों में तोताराम सनाडे के साथ भी संवाद उनका हुआ और गिरमिट विरोधी आंदोलन में भी उन लोगों की एक भूमिका बनी है। लेकिन शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था। दूसरा, कद काठी के हिसाब से, रहन सहन के हिसाब से भारतीय लोगों में और वहाँ के आदिम निवासी आयतुकी समाज में बहुत अंतर था। तो जो भारतवंशी थे उनमें तो कई गिरमिटिया वंशियों ने अपने पुरखों की कहानी लिखी है, और उसमें एक कहानी है बोटनी टू बस्ती टू बोटनी। वो बोटनी पहुंचते हैं उनके पुरखे फिजी के भीतर बस्ती से, तो उस कहानी में उन्होंने जिक्र किया है कि हमने अपने बाबा से एक बार पूछा कि यहाँ क्यों नहीं शादी कर ली है किसी लोकल। तो उन्होंने कहा कि भाई उस समय जो आदिम निवासी थे वो अपने झोपड़ों में रहते थे, बाहर कम निकलते थे, कोई संवाद नहीं था, और उनका जो कद काठी था इतना विशालकाय कि भारत में उस तरीके से हमने देखा नहीं था। तो एक डर भी एक दूसरे के प्रति था, अविश्वास की स्थिति थी, तो ऐसा कोई वैवाहिक संबंध बना नहीं। बाद के दिनों में भी खान पान, रहन सहन में जो अंतर था उसके कारण स्वाभाविक तौर पर आयतुकी समाज अपने समाज में विवाह में विश्वास रखता है, और भारतवंशी जो भारतीय फिजियन वहाँ के हैं वो सामान्यतः भारतीय फिजियन परिवार में ही शादी करना चाहते। तो आम प्रचलन यही है, पर हाँ कुछ शादियां हुई हैं। अच्छा, ये बताइए, आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे, आप श्री किरण जी कहानी बता रहे थे, वहां का संपन्न परिवार है, सब है, तो क्या वो परिवार चाहता है कि भारत से बहू ले जाए या फिर वहां की लड़कियां भारत में आई जाए? हाँ, ये फिजी के भीतर जो भारतवंशी फिजियन है उनकी इच्छा है, वो चाहते हैं कि भारत के साथ उनका रिश्ता है। उसके दो कारण है। एक तो कि उन सब के मन में ये है कि भारत हमारे पुरखों की धरती है, तो अगर भारत के से बेटी या बेटे हमारे यहाँ आते हैं और रिश्ता नए सिरे से जुड़ता है, तो इस दौर में वो जो परंपरा है, क्योंकि 5 पीढ़ी 6 पीढ़ी 7 पीढ़ी के बाद जो भारत भाव है 150 साल, या इनफैक्ट आप अगर इनकी फिजी की बात करें तो 150 साल, हाँ, और वैसे ओरिजिनल बात करें तो 190 साल, लगभग 200 साल। तो अब क्या है कि जो 5वीं 6ठी पीढ़ी है उसमें भी भारत को लेकर तो ये है कि हमारे पुरखों की धरती है, पर समय के साथ वो भारत को लेकर जो उनके पहले पुरखे थे उनके मन में जो भाव था, या दूसरे तीसरे चौथे तक का, वो धीरे धीरे क्रमशः बदलता गया है। तो एक और बताइए अमिताभ जी मुझे कि जो भाषा है फिजी की, हिंदी तो नहीं है जाहिर तौर पर, भोजपुरी होगी, या फिर वहां सब जो लोग जहाज से गए होंगे उस डेलिकेट से सबके सम्मिश्रण से कोई भाषा बनी होगी, वो कैसी भाषा है? देखिए, वहां फिजी हिंदी है। अब हिंदी का ही एक नया रूप है फिजी हिंदी, और उसको फिजी बात भी बोलते हैं उस देश के भीतर। उसमें अवधी और भोजपुरी के शब्द बहुतायात आपको मिलेंगे, और हिंदी का एक बहुत ही मीठा
और समृद्ध स्वरूप ही है उस देश के भीतर। आप जब जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप भारत के किस हिस्से में घूम रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि बाद के दिनों में, गिरमिट के बिल्कुल उत्तरार्ध के दिनों में, दक्षिण से भी कई जहाज वहाँ पहुँचा था। तो वहाँ जो दक्षिण से गिरमिटिए गए थे, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, वो लोग भी फिजी हिंदी में बात करते हैं। जब वो फिजी हिंदी में बात करते हैं तो पता चलेगा कि कहाँ के हैं। तो ये कृष्णा गोदावरी के किनारे के लोग हैं। और पर वो आपसे बात करेंगे तो बताएंगे कि हमारा आजा आयल रहा तेलंगाना से, हमारा राजा कृष्णा के किनारे। अच्छा, और वो ओरिजिनल जो तेलुगु, तमिल वगैरह वो पुरानी भाषा है। हाँ, तो क्या वो सब भी प्रिजर्व है वहाँ? उनके घरों में वो भाषा भी है, लेकिन आपस में भारतीय समाज या भारतीय फिजियन समाज आपस में एक दूसरे से संवाद करने के लिए फिजी हिंदी का प्रयोग करते हैं। मुगल बाकी जो प्रांतीय अलग अलग प्रांत से पहुंचे, ऐसा आप बता रहे, वो सब आपस में घुल मिल गए हैं, समरसता आ गई है? उनमें समरसता आ गई। उत्तर और दक्षिण में खूब शादियां हुई हैं। और उनके भीतर, क्योंकि फिजी हिंदी में ज्यादातर शब्द मैंने आपको बताया कि अवधी और भोजपुरी के हैं, तो भले वो उनकी पहचान तेलुगु की है, लेकिन उनकी भाषा भी जब आप सुनेंगे तो विशुद्ध वैसी ही है जैसे किसी अयोध्या, फैजाबाद, बस्ती से गए हुए। पाठ्यक्रम कैसा है वहाँ का? बच्चों को कैसी भाषा पढ़ाई जाती है, क्या है? फिजी हिंदी वहाँ पढ़ाते हैं। अच्छा, हिंदी लेखक हैं वहाँ पर्याप्त मात्रा में? हाँ, वहाँ बहुत अच्छा सृजन हुआ है और अभी भी लोग बहुत अच्छा रच रहे हैं। खास तौर पर मौजूदा सरकार के वक्त में गिरमिट को लेकर गिरमिट सेलिब्रेशन पूरे देश में हो रहा है। 14 मई को अगर आप कभी मौका लगे, आप वहाँ जाएं, आप में से कोई भी जाएं, तो पूरे देश के भीतर गिरमिट स्मरण दिवस वो मनाते हैं। उसमें गिरमिट के नाटक हैं, गीत हैं, कहानी। आपने जिक्र किया, पूरे गिरमिटिया देशों में भारत के 2 लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, बाबू रघुवीर नारायण जी और भिखारी ठाकुर। विदेशिया और बटोहिया, ये 2 शैली ऐसी शैली है कि गिरमिट के किसी देश में आप चले जाएं, इस शैली में सैकड़ों गीत आपको मिलेंगे जिसमें स्थानीय प्रेम, तकलीफ, दर्द, संघर्ष। मुझे याद है वो 2001 में संभवतः पहला प्रवासी दिवस था और राम खिलावन आए थे, है ना, और चटनी म्यूजिक उन्होंने बनाई। बिल्कुल, हाँ। और चटनी म्यूजिक अपने आप में विहंगम था, लगता था कौन कौन से मृदंग और कौन कौन से जितने भारतीय वाद्य यंत्र। चटनी दरअसल क्या है, वो एक शैली विकसित हुई, भी कमाल है कि देखिए यहाँ से लोग वहां जाते हैं गिरमिटिया देशों में, और ट्रिनिडाद के भीतर सुंदर पोपो सबसे पहले उन्होंने ही शुरू किया, चटनी शैली विकसित किया। चटनी शैली दरअसल क्या है, उसमें हिंदी है, भोजपुरी है, अवधी है, और अगर वो फ्रेंच है तो वहाँ के स्थानीय डेलीगेट हैं। हाँ, अगर डच है तो डच के शब्द हैं, अगर वो ब्रिटिश है तो कुछ अंग्रेजी के शब्द हैं। तो इसका जो मिश्रण है वो चटनी है, और चटनी बहुत फेमस है गिरमिटिया देशों के भीतर। फिजी में कैसा मिला आपको, म्यूजिक कैसा मिला, वहाँ का संगीत कैसा है? फिजी में भारतीय म्यूजिक का बहुत प्रभाव है। भारतीय गीत के नए नए संस्करण आपको दिखेंगे, जैसे यहाँ स्वाति मिश्रा का वो भजन बहुत लोकप्रिय है, राम आएंगे। अच्छा। तो उसका एक नया मैंने वर्जन वहाँ। चंदन तिवारी नायिका है वहाँ? हाँ, तो वहाँ चंदन तिवारी नहीं, जितने लोग, स्वाति मिश्रा, चंदन तिवारी, ये तमाम लोग जिन्होंने काम किया है, बल्कि हिंदी के भी तमाम लोग, वो मोहम्मद रफ़ी साहब से आप शुरू करिए, किशोर दास से शुरू करिए और अरिजीत सिंह तक पहुंच जाइए, तो खूब सुना जाता है। और वहाँ उनके जो लोक कलाकार हैं, वो यकीन मानिए कि भारत में भोजपुरी में उस तरीके का काम नहीं है जैसा काम वहाँ वो लोग कर रहे हैं, पारंपरिक वाद्य के साथ, साज के साथ, बहुत अच्छे से। एक और अच्छी बात वहाँ है कि शनिवार और मंगलवार फिजी देश के भीतर आप देखेंगे, और उसका असर अब न्यूजीलैंड में भी है, तो वहाँ श्री राम कथा और राम भजन, उसकी मंडली है, भजन मंडलियां हैं, और गांव गांव में कई कई आयोजन आपको दिखेंगे, और बच्चे बूढ़े सब मिल करके, मतलब एक पूरी परंपरा है। फिजी का तो मुझे नहीं पता, मॉरिशस में सुना है कि मुस्लिम आबादी, भारतीय मुस्लिम आबादी बहुत बड़ी संख्या में गई, वो कैसा अपना आचरण करते हैं? फिजी में भी है, फिजी में भी मुस्लिम आबादी है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन
देश की कुल आबादी में आप देखेंगे तो तकरीबन 1.5 से 2% भारतीय मूल के हैं वो सब। हाँ, वो उसमें भारतीय मूल के ज्यादातर हैं, बाकी बांग्लादेशी भी हैं और वो एक ही है। हाँ, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी। तब का भारत है वो। हाँ, पुरातन भारत या प्राचीन भारत से कहें तो भारतीय मूल के हैं। और इस वक्त भी वहाँ तेजी से बांग्लादेशी जो मुसलमान हैं वो बहुत तेजी से फिजी में बढ़ रहे हैं, बल्कि पिछली सरकार में बहुत आबादी वहाँ बढ़ी है। तो बंगाली बोलते हैं वो, या फिर ये फिजी और ये वहाँ जो भी प्रवासी हैं, खास तौर पर जो मान लीजिए आप भारत या उसके आसपास के हैं, तो वो सब लोग फिजी हिंदी का ही उपयोग करते हैं। चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, और वो फिजी बात या फिजी हिंदी। तो वहाँ क्या है, वहाँ भी इसी ढंग से धर्म को लोग पकड़ करके हैं जैसा यहाँ है, या क्राइसिस मोमेंट में कुछ धार्मिक बंधन तोड़ करके शादी ब्याह या ये सब संबंध बना है? नहीं, वहाँ धार्मिक मान्यताएं बहुत अच्छी है, और उसका एक बड़ा कारण है कि शुरुआती दौर में जब आप देखेंगे, गिरमिट के दौर में जब गिरमिटिया यहाँ से गए थे तो उनके बच्चों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं थी। उनके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो उस समय आर्य समाज ने सबसे ज़्यादा, फिर रामकृष्ण मिशन ने, और फिर हिंदू महासभा, ऐसे कई संगठनों ने उस देश के भीतर शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा काम किया, खासतौर पर गिरमिटिया वंशजों को लेकर कि भाई उनके बच्चे पढ़े लिखे, उनका विकास कैसे हो। तो चूंकि वहाँ के लोगों के भीतर धार्मिक संगठनों का महत्व है, वहाँ एक ज़माने में कई साधु भी गए, कई मठ भी बने, फिर उजरे, फिर वो सिलसिला बदलता गया। फिर चूंकि उस देश के भीतर आप समझिए कि जो गिरमिटिये जाते थे उनकी पूंजी क्या थी। एक बात और, क्षेत्रवाद भी है वहाँ, जैसे अभी संदर्भ बता रहा हूँ। संदर्भ, कल पाकिस्तान के सिंध असेंबली बड़ा हंगामा हो गया। वहाँ एक शख्स खड़ा होकर बोलने लगा कि जो अच्छे प्रभावशाली मंत्री हैं वहाँ, कि मुझे बिहारी कह के बुलाते हैं लोग और बड़े लांछित अंदाज में बुलाते हैं। तो वहाँ प्रांतवाद पाकिस्तान बन गया, 75 साल हो गए, अभी भी वहाँ जिंदा। क्या फिजी वगैरह में भी दिखता है कि तुम अवध के हो, तुम भोजपुर के हो, तुम फलना के हो, ऐसा? बिल्कुल। या खाई दिखती है? ऐसी कोई खाई तो नहीं है, पर हाँ, पहचान को लेकर एक बड़ी कमाल की बात है। आप नांदी के इलाके में जब जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे शिमला है, अयोध्या है, बस्ती है। तो क्या हुआ कि जब वो भारत से अपनी ज़मीन से वहाँ गए तो उस समय तो जंगल का हिस्सा था, उन्होंने गाँवों को बनाया, बसाया, खेती की ज़मीन निकाली, तो उन्होंने उसी जगह को बलिया बना लिया, उसी जगह को बस्ती, अयोध्या, शिमला, फैजाबाद बना लिया। तो ऐसे नाम आपको दिखेंगे फिजी के भीतर, ऐसी बस्तियां दिखेंगी। अब क्या है, वहाँ भोजपुरी समाज है, तमिल संगम है, तो ऐसी भाषाई और सांस्कृतिक संगठनों का भी अपनी अपनी उनकी इकाई है और उनका अच्छा काम है, लेकिन उनके बीच कोई टकराव उस रूप में नहीं है। उनके बीच एक परस्पर संबंध है, बहुत अच्छा संबंध है। उसकी एक बड़ी वजह मुझे लगता है कि उनकी भाषा है, जिस भाषा को लेकर उनके मन में अभिमान बोध भी है, फिजी हिंदी। जब भी कोई भारतवंशी फिजियन एक दूसरे से इंडो फिजियन मिलते हैं तो उसी भाषा में संवाद करते हैं, चाहे वो दक्षिण का हो, उत्तर का हो, पूर्व का हो, पश्चिम का हो। तो वो एक वहाँ मतलब आप कह रहे हैं कि 1/3 आबादी वहाँ की है, 9 लाख और 3 लाख। बिल्कुल 30%। हालांकि अब कागजों में 30% है, पर मुझे मेरा जो वहां जाके मेरा अनुभव रहा है, मुझे लगता है कि वो आबादी घट के इस समय 25% के आसपास आई है। निरंतर कम हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? उसका कारण ये है कि देखिए 1970 में फिजी आजाद हुआ और उसके बाद डच कॉलोनी थी वो या नहीं, ब्रिटिश कॉलोनी थी। और 70 में वो जब आज़ादी मिलती है उसके बाद फिर वहाँ सरकार का गठन होता है। उसके 80 के दशक से 90 के दशक में तकरीबन 4 बार तख्ता पलट हुआ और चारों बार भारतीय मूल के प्रधानमंत्री। चारों बार में ये हुआ कि जो चौथी बार तख्ता पलट हुआ है, महेंद्र चौधरी भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। वो यहाँ हरियाणा से बिलोंग हाँ, उनका मूल हरियाणा का रहा और फिजी में वो प्रधानमंत्री बने थे। तो उनके खिलाफ वहाँ के एक व्यापारी जॉर्ज स्पीट ने विद्रोह किया और बाद में तख्ता पलट हुआ। 56 दिनों तक उनको संसद भवन में ही बंद रखा गया। कि बार बार सुनते वहाँ फिजी आर्मी में शायद भारतीयों की आबादी कम है या क्या है? नहीं, फिजी आर्मी में भारतीय हैं ही नहीं।
ऐसी कोई व्यवस्था है वहाँ? वो उसका एक ऐतिहासिक संदर्भ है कि जब विश्व युद्ध की परिस्थिति थी तो उस समय ये था कि भाई भारतीय निवासियों को अगर हम रखेंगे, भारतवंशियों को, तो उनके मन में पहले से ही पीड़ा है अंग्रेजों को लेकर, तो वो ब्रिटिश आर्मी में शायद उस रूप में काम नहीं फिजी में करेंगे। काम नहीं कर, वैसे ब्रिटिश आर्मी तो बड़ी संख्या में थे, मतलब नहीं, फिजी देश के भीतर उनको लगा कि मूल निवासियों को अगर हम यहाँ रखें तो वो ज्यादा बेहतर है, भारतीय शायद बिट्रे कर दें, क्योंकि उनका अपना एक कारण तकलीफ है, तो इस वजह से नहीं रखा। बाद में वो नियम ही उनके लिए हो गया, फिर उन्होंने उसमें नहीं रखा और फिर भारतीयों ने भी उसमें रुचि नहीं ली। अब ये होता है कि जब देश में 4 बार तख्ता पलट होता है तो हर बार ये दुर्योग बनता है कि जो भारतवंशी व्यवसायी थे या भारतवंशी लोग थे, उनके प्रतिष्ठानों में आग लगाई गई, उनके प्रतिष्ठानों को तंगो तबाह किया गया, मारपीट हुई, जान माल का नुकसान हुआ। तो जब लोगों को ये लगा कि ये देश जो है वो सुरक्षित नहीं है, तो माइग्रेट करने के अलावा चारा नहीं था। तो एक बड़ी आबादी फिजी के भीतर जो भारतीय फिजियन की थी, वो या तो न्यूजीलैंड चली गई या फिर ऑस्ट्रेलिया चली गई। और कमाल की बात यह कि वो चाहे ऑस्ट्रेलिया चली जाए या न्यूजीलैंड चली जाए, फिजी देश में जब उनके पुरखे गए थे तो उस नुकलाऊ के बियाबान में जब वो बैठे होते थे उस क्वारंटीन के दिनों में, तो राम कथा बांटते थे आपस में और रामायण का मंचन होता था आपस में, और सब लोग उसमें अंत में यही कहते थे कि राम जी का जब वनवास 14 वर्ष में पूरा हुआ तो 5 साल का गिरमिट हमारा भी पूरा होगा, इस उम्मीद पर। तो 5 साल का गिरमिट 10 साल में भी बदला, कुछ लोग 5 साल में लौटे भी, फिर यहाँ अनुभव खराब रहा, फिर वापस भी लौट के गए, और बहुत तेरे लोग, एक बड़ी आबादी वहीं रही। तो क्या हुआ कि वो जो रामायण की परंपरा उनके दुख का संबल था, उसी परंपरा को उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी पूरी मजबूती से हस्तांतरित किया। तो आज भी उनके बच्चे उस परंपरा को गांव, शहर, कस्बे में जीवंत बना के रखे हुए हैं। और जब वो यहाँ से माइग्रेट किए, अब कह रहे हैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जा करके वहां उनका जो संपर्क बोध है वो अपने फिजी के उस जगह से है बना हुआ या डिस्कनेक्ट होगा? नहीं, बना हुआ है, फिजी से बना हुआ है। और वो जो भारतीय फिजियन परंपरा है या भारतीय परंपरा है, वो आप देखेंगे तो फिजी के भीतर जो भजन मंडली है उसकी संख्या सैकड़ों में है। लगभग 1000 भजन मंडली न्यूजीलैंड में भी है, और वो भारतवंशी फिजियन चला रहे हैं। वहाँ के संसद में, वहाँ के उच्च न्यायालय में, वहाँ के प्रशासनिक ढांचे में भारतवंशी फिजियन आपको दिखेंगे, वहाँ के व्यापार में। ठीक उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में भी दिखेंगे। तो भारत, ऑस्ट्रेलिया में भी राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, न्याय व्यवस्था में, तमाम जगहों पर भारतवंशी फिजियन की दखल वहाँ भी बड़ी है। न्यूजीलैंड में भी बड़ी है। वो कहते हैं ना कि जहाँ भी जाएगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो ये लोग जिनके मकान का सवाल उनके लिए बहुत बड़ा रहा। जब आप देखिए वो देश आजाद हुआ, उससे पहले भारत की आजादी हो गई, तो 47 में जब हम आजाद हो जाते हैं तो फिजी से लोगों ने आग्रह किया यहाँ देश की मौजूदा सरकार से कि हम वापस लौटना चाहते हैं, अपना देश आजाद है। तो यहाँ की सरकार ने कहा उस वक्त कि भाई आप जिस देश में, जिस मिट्टी पर आप पहुंच गए, चाहे पहुंचा दिए गए जैसे भी, अब वही आपका देश है, आप वहीं के हो। तो वो एक उनके भीतर वो भाव रहा। और दुर्भाग्य देखिए कि जब भी तख्ता पलट हुआ तो हर बार यही कहा गया कि भारत लौट जाओ, यहाँ तुम्हारा क्या है, तुम अपने देश लौट जाओ। तो वो भी एक पीड़ा का बोध रहा। एक मुझे बताइए कि ये जो वैमनस्य की बात खास करके फिजी को लेकर आप कह रहे हैं, वहां की आबादी भी बहुत ही डिप्राइव थी, विपन्न थी, वहां आदिवासी कह रहे हैं आप, बाकी भी। तो ये दो खाई के बीच में डेवलप होते रहे 100 साल तक, इनके बीच वो वैमनस्य पटा नहीं। क्या वजह है इसके? या ऐसी वजह है कि भारतीय जहां जाते हैं वो अपनी अस्मिता को लेकर ज्यादा सक्रिय होते हैं, तो एक चिड़ सी होती है बाकियों पर, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, वहां क्या हुआ कि जो आम इतोकी समाज के लोग हैं या आम फिजियन हैं, उनका भारतीय लोगों के साथ वैमनस्य उस रूप में नहीं है। पर जिनकी भागीदारी राजनीति में है या जिनकी भागीदारी आर्थिक क्षेत्र में है, वो ये मानते हैं कि वो जमीन उनकी है,
तो पहला अधिकार उन्हीं का है और उन्हीं का होना चाहिए। भारतीय श्रमवीर जहां भी गए अपने श्रम के बूते, अपने साहस के बूते, अपनी समझ के बूते उन्होंने अपनी मुकाम बनाई है। पर स्थानीय लोगों को ये लगता था कि ये बाहर के लोग हैं, ये कैसे अपना, तो स्थानीय लोगों में वो एक खास तबका जो हर जगह होता है, इंटरेस्ट ग्रुप, तो अपॉर्चुनिस्ट जो है, अपॉर्चुनिस्ट के लिए दिक्कत है। आम आदमी ठीक ठाक रह रही है गाँव, बिल्कुल जिनके हितों पर असर था, उन हितवादी लोगों ने समूह बना करके उत्पीड़न का बीड़ा उठाया और उत्पीड़न किया। लेकिन आम जो भारत फिजियन हैं, हितोकी समाज के लोग हैं या आम भारतीय फिजियन हैं, उनके बीच समन्वय सामंजस्य की स्थिति अच्छी ही रही है, खराब तो नहीं है। पर हाँ ये जरूर है कि जब उत्पीड़न हो रहा था तो उस वक्त में फिजियन आबादी मौन में थी। उस वक्त मूल फिजियन लोगों को खड़े होने की जरूरत थी। लेकिन समय के साथ आप जहां कहाँ किन शहरों में गए वहां फिजी में? मैंने आपको कहा ना कि वहाँ दो बड़ा द्वीप है जहाँ सबसे बड़ी आबादी रहती है, एक विटी लेवु है, एक विनुआ लेवु है। तो वनुआ लेवु और विटी लेवु मैं दोनों हिस्से में गया और वहाँ जो भारतीय फिजियन परिवार है उनसे मिला। मेरी दरअसल कोशिश ये थी, वो यात्रा भी बड़ी दिलचस्प है, हालांकि ये बातचीत लंबी हो रही है, आखिरी हिस्से में मैं वो कह दूं कि जब मैं यहाँ से गया था तो मैं जिन किताबों को आधार मान के गया था, पंडित तोताराम सनाडे जी की किताब थी, बाबू बनारसी दास चतुर्वेदी जी की किताब थी, और फिर कुछ जो भारतीय फिजियन वहाँ हैं जिन्होंने अपने पुरखों की कहानी, उनके किताबों को, तो जो मूल किताब जिसको मैंने आधार माना था वो किताब तोताराम जी की थी। तो उस किताब में जो कहानियां थी वो 150 साल पुरानी थी। मसलन तोताराम जी ने अपनी किताब में लिखा कि मैं नोको मोदो में रहता था मेरे ससुर के घर पर, और शुरुआती दिनों में नौसेरी की कोठी में रहता था। अब मैं नौसेरी की कोठी ढूंढने गया कि तोताराम सनाडे जी कहाँ रुके थे, तो वो कोठी समाप्त हो चुकी है, जमीन है, वहां एक मंदिर बन गया है। कोई बताने वाला नहीं कि नौसेरी में वो कोठी कहाँ पर थी। तो बड़ी मुश्किल से वो जगह मिली क्योंकि कोई बोर्ड नहीं है, कोई उस रूप में है नहीं। फिर उसके बाद मैं गया नोको मोदो खोजने के लिए। अब आदिवासी लोग नोको मोदो को मोको मोदो बोलते हैं, तो मुझे एक बोर्ड मिला मोको मोदो का। फिर मुझे लगा कि यार ये तो नोको मोदो कहती है, मोको मोदो है, दूसरा स्थान होगा। बाद में जब मैं लौट के आ गया तो अगले दिन मुझे पता चला कि नहीं, आदिवासी लोग जो है वो मोको मोदो बोलते हैं नोको मोदो को, उनकी भाषा में वो बदल जाता है, तो वो छूट गया। फिर एक कहानी है जिसने गिरमिट को अबॉलिश करने में बड़ी भूमिका इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम में निभाई थी। कुंती करके एक महिला थी गोरखपुर के पास की, वो गई थी अपने पति के साथ, उसके साथ वहां व्यभिचार की कोशिश हुई थी। तो कुंती जो थी वो जिस कोठी में रहती थी और जिस निर्जन खेत में व्यभिचार की कोशिश उनके साथ वो किया गया था ओवरसीयर के द्वारा, तो मैं वो जगह तलाशने गया। तो एक वाइनी बकासी करके नदी है, उसके किनारे पर वो खेत था। उस जमाने में वहाँ केले की खेती होती थी, इस समय वहाँ खड़ ही खड़ था। पहले तो वो खेत ढूंढना बहुत कठिन काम था क्योंकि स्थानीय भी लोगों की आबादी बदल गई थी, कई पीढ़ियां बदल गई है, तो वो बता नहीं पा रहे थे कि वाइनी बकासी के किनारे पर, क्योंकि लंबी नदी है तो उसके किनारे पर वो केले का खेत साबू केले कहाँ पर था। आपको क्या लगा वहाँ जो कॉलोनीज हैं, जो रहने का जगह है, जैसे आप जहाँ हम लोग कहीं भी रहते हैं तो हम लोग बड़ा पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, हम लोग एक ही रंग रूप के हैं। तो यहाँ फिजी गए तो आप कह रहे हैं कि रेशियल डिफरेंस दिखता है। तो शहरों की आबादी में अलग अलग लोग रह रहे हैं, किनारे रह रहे हैं या इकट्ठे रह रहे हैं? नहीं, रहते साथ में ही हैं, चूंकि द्वीप देश है तो रहने की जगह भी एक व्यवस्थित जगह है, तो लगभग साथ साथ रहते हैं। जैसे गांव के हिस्से में आप जाएंगे तो सड़क के बिल्कुल किनारे के हिस्से में भारतीय फिजियन गांव आपको दिखेंगे, भीतर के हिस्से में आदिवासी गांव दिखेंगे। दिखते हैं वहाँ प्रोग्रेसिव सोसाइटी भारतीयों की है, ऐसा दिखता है क्या? हाँ बिल्कुल दिखता है, क्योंकि भारतीय घरों के बाहर आपको हनुमान जी का पताका दिखेगा, मंदिर दिखेगा, पूजा पाठ दिखेगा, तोरण द्वार दिखेगा, तो सबसे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि अच्छा ये भारतीय आबादी का क्षेत्र है। आदिवासी लोग भी वेलकम अच्छे से करते हैं आपका। और अब उस देश के भीतर गिरमिट के कंट्रीब्यूशन को लेकर एक नए स्तर की चेतना पैदा हुई है, क्योंकि पहले गिरमिट के इतिहास से वो वंचित थे। अब गिरमिट के अतीत की कुछ कहानियां उन तक पहुंची, अभी भी बहुत सारी कहानियां उन तक पहुंचना बाकी है। क्यों? अब वो कहानियां कैसे पहुंचेंगी? आप उस देश में जाएंगे, मैंने आपको कहा कि सीरिया जहां पर डूबा था वो रीफ के पास अभी भी वो सीरिया के मलबे वहां पड़े हुए हैं, लेकिन उसका संरक्षण उस रूप में नहीं है।
जहां पर मैंने कहा साबू केरे के खेत में वो व्यभिचार की घटना हुई थी और उस समय भारत मित्र में वो खबर छपी थी। फिर भारत में लेजिस्लेटिव काउंसिल में उस बात को उठाया गया था। दुनिया भर में जो भारतवंशी थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, भारत के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हुआ, पर वो साबू केरे का खेत आइडेंटिफाई में नहीं कर पाया। बहुत मुश्किल से बाद में मैं हालांकि कर पाया, पर वो सरकारों का काम है, भारत की सरकार का, फिजी की सरकार का। वहाँ की सरकार की कैसे थी, कितने भारतीय हैं, कौन है वहाँ, कैसे? वहाँ की सरकार में अभी सौभाग्य का विषय है कि जो वहाँ के उप प्रधानमंत्री हैं, आर्थिक मामलों के मंत्री वहाँ पर हैं, प्रोफेसर विमान प्रसाद साहब, वो भारतवंशी हैं। उनकी दादी गोंडा से माइग्रेट करके गई थी और सरकार में भी वो उप प्रधानमंत्री हैं। महेंद्र चौधरी जी प्रधानमंत्री बने थे और उसके बाद लंबे वक्त के बाद भारतीय मूल का कोई व्यक्ति उप प्रधानमंत्री तक पहुंचा है। उनकी सरकार में शशि जी का मैंने आपसे जिक्र किया कि वो महिला बाल विकास मामलों की मंत्री हैं। उस सरकार में तकरीबन आधे दर्जन मंत्री इस समय भारतवंशी हैं। वहां पर है कि भारतीय स्मरण दिवस बड़े पैमाने पर उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है उस देश के भीतर। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि भारत अचानक से आर्थिक तौर पर पांचवी शक्ति है, तीसरी शक्ति हो जाएगी, और जो रास्ता है वो तो, जब आपने ही कहा कि जब आप आर्थिक रूप में संपन्न होते हैं तो जो सिरा छूट जाता है उसके अंदर उम्मीद बनती है। तो क्या लगता है कि भारत जैसे संपन्न होता जाएगा तो फिजी में जो भारतीय समुदाय के प्रति उपेक्षा, अवहेलना और एक खाई है, वो फिजियन समुदाय उसे पाटेगा, और इस उम्मीद के साथ कि हम भी एक आर्थिक फोर्स में शामिल हो जाएंगे उसकी वजह से? नहीं, अभी भारतीय समाज की परिस्थितियां फिजी के भीतर बदली है। अब देखिए, भारतीय समाज के प्रति जो 1999 में 98 में जब महेंद्र चौधरी का तख्ता पलट होता, उसके बाद जो वैमनस्य की स्थिति सतह पर दिखाई दे रही थी, वो 2024 आते आते बहुत कम दिखाई देती है। लेकिन दिक्कत क्या है कि उस दौर में जिन चौक चौराहों पर भारतीय आबादी नजर आती थी, अब उन चौक चौराहों पर उनकी संख्या लगभग नगण्य हो गई है। वहाँ के बाजारों में भारतीय मूल के लोगों का व्यवसाय, दुकानें आपको दिखाई देंगी। लेकिन आबादी चूंकि माइग्रेट कर रही है और बहुत तेजी से कर रही है, भारतीय, मैंने पूछा था विमान जी का, मैंने इंटरव्यू किया था, उनसे भी पूछा था कि भारतीय फिजियन आबादी बड़ी तेजी से फिजी और से निकल के न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और तमाम जगहों पर जा रही है, तो उसको आप कैसे रोकेंगे, उसकी क्या योजना है? तो दरअसल वो एक गंभीर चुनौती वहां के लिए है कि आबादी का समीकरण, अनुपात जो है वो बदलने लगा है। तो इस समय वो खाई उस रूप में नहीं दिखाई दे रही, वो सरकार में है, पर सवाल ये है कि जो उनके लोग थे वो देश छोड़ करके जा रहे हैं और वो सिलसिला बढ़ता जा रहा है, वो घट नहीं रहा। उसको रोकेंगे, वो रोकना जरूरी है फिजी के लिए भी, क्योंकि फिजी के लोग भी ये जानते हैं कि अगर भारतवंशी फिजियन वहां नहीं पहुंचे होते तो उस देश को, कहते हैं कि वो पैसिफिक जो प्रशांत महासागर, उसको प्रशांत का फिरदौस कहते हैं। तो जंगल को काट कर, पहाड़ को समतल करके अगर किसी ने बनाया है, बसाया है फिरदौस को, तो वो भारतवंशी गिरमिटिये थे। तो उस देश में आप कुछ भी देखेंगे ना, वो गिरमिटियों की कृति है। ये स्थानीय निवासी भी अब मानने लगे हैं। शुरुआती दिनों में वो उस रूप में नहीं मानते थे, क्योंकि गिरमिट को लेकर बहुत उपेक्षा की भावना थी, और जो गिरमिटिया वंशज थे वो भी बताने में शर्माते थे कि हमारे पुरखे कौन थे। आप वो अपनी विरासत बता रहे हैं, पर उस विरासत का संरक्षण होना उन जगहों का, क्योंकि फिजी एक टूरिस्ट स्टेट है, टूरिस्ट नेशन है, माफ करिएगा। उस देश के भीतर आप देखेंगे तो ये क्वारंटीन जब हुआ और उसके बाद दुनिया जब खुली थी कोरोना के बाद, तो वहां 2023 में आप देखेंगे 9 लाख की आबादी है और 9.5 लाख की, और वहां 13 लाख विदेशी सैलानी गए थे घूमने के लिए 2023 में। लेकिन उनमें से किसी से पूछ लीजिए या उस देश का मैप उठा के देख लीजिए, टूरिज्म का मैप, तो उसमें आपको ऐसी कोई जगह नहीं दिखेगी कि जो गिरमिट से जुड़ी हुई जगह हो, जिसकी ब्रांडिंग उस रूप में हो कि गिरमिट के लोग यहाँ रहते थे, ये बड़े आइकॉन थे, ये यहाँ रहते थे, यहाँ गोलीकांड हुआ था गिरमिटियों का। शानदार बीच है, कैसा क्या है वहाँ सीन जो भाग रहे हैं लोग, दुनिया की आबादी बहुत सुंदर है। और दूसरा क्या कि फिजी का जो जल है ना, वो दुनिया की सबसे बेहतरीन जो पानी, पीने का पानी है, उसमें तीसरे स्थान पर फिजी का पानी है। प्योरिटी के लिहाज से बहुत अच्छा पानी है, वातावरण बहुत अच्छा है, बहुत साफ सुथरा है। और एक कमाल की बात दर्शकों को बता दूं, वो गूगल भी करेंगे तो पता लग जाएगा। आपको याद होगा यहाँ एक कहानी हम सब ने सुना है कि कालिया नाग की कहानी,
कालिया नाग को कृष्ण भगवान ने कालिया मर्दन, कालिया मर्दन की कथा है। तो कालिया नाग की पत्नियां आती हैं और कहती हैं कि प्रभु बख्श दीजिए, जान मत लीजिए। तो भगवान उनको कहते हैं कि जाओ रमणीक द्वीप चले जाओ, जीवन बख्श देंगे। तो दरअसल फिजी वही रमणीक द्वीप है और वहाँ एक करिया पहाड़ है। उस पहाड़ में नागी मंदिर है, नाग देवता का, और मान्यता ये है कि कालिया नाग वहीं उस स्थान पर विराजमान है। और वहाँ एक पत्थर जो है नाग के स्वरूप का, उसका आकार लगातार बढ़ रहा है। लोग वहाँ पूजा पाठ करते हैं। एक कुआं है, उस कुएं में आपको आवाज आएगी, जबकि वो समुद्र से दूर है, फिर भी उसमें जैसे सांप के चलने की आवाज आती है, उस तरीके की आवाज सुनाई देती है आप जब उसमें कान लगाएंगे। तो मतलब भारत से, भारतवंशियों के कारण ही नहीं, मान्यताओं के कारण भी, कथाओं के कारण भी उस स्थान का जुड़ाव है। और वाकई वो रमणीक द्वीप है। आप जाएंगे तो लगेगा कि हाँ ये रमणीक द्वीप है, बहुत सुंदर द्वीप है। मेरा तो बल्कि निवेदन आपकी अनुमति से आपके दर्शकों से है कि आप में से जो लोग भी कभी फिजी जाए तो जरूर वहां गिरमिट की निशानियों को देखें और स्थान पर जरूर जाएं, महसूस करें कि किस तरीके की पीड़ा प्रताड़ना रही होगी, किस तरीके से संघर्ष रहा होगा और किस तरीके से उस देश को फिरदौस बनाया है गिरमिटियों ने। अमिताभ भूषण, आप अभी सिर्फ एक हिस्सा देखा है आपने जा करके, और जितना भगीरथ वाला काम ले रखा है आपने, कैसे बहुत सारे देश हैं गिरमिट के, कैरेबियन देश, मॉरिशस और बाकी, उन सब जगह जाने का इरादा या बिल्कुल फिजी में ही सिमट के रह जाना है? नहीं, देखिए मेरी कोशिश तो ये है कि फिजी देश के भीतर से फिजी डायरी नाम से मैंने सिलसिला शुरू किया है और वहाँ के स्थानों को मैंने तकरीबन 12 स्थानों को आइडेंटिफाई किया, जिसको मैंने शूट किया है। वो हम दिखाएंगे कि आप जाएं तो अगली बार अगला ये तो आ जाएगी। आपको आप इससे आगे बढ़ें तो मेरी अगली योजना है सूरीनाम और ट्रिनिडाद जाने की। ये सब वो हिस्से हैं जो भारत से सबसे दूर वाले हिस्से थे। मॉरिशस भारत से नजदीक का हिस्सा है, लेकिन आप अब फिजी जाना, फिजी तो 18 घंटा मैंने आपको बताया। आप अगर सूरीनाम या ट्रिनिडाद जाना चाहेंगे तो तकरीबन 36 घंटे, क्योंकि सीधी फ्लाइट है नहीं, मुझे जाना है तो थोड़ा कठिन है, दूरी भी। तो मैं सोचा पहले उन देशों में जाए और उन देशों के भीतर गिरमिट की निशानियों को कितना वहां की सरकारों ने संरक्षित किया है, कितना संवर्धित किया है, या हमारी सरकार ने उसके संरक्षण संवर्धन में अब तक क्या योगदान दिया है, उसको भी देखें और अपनी ओर से कम उन जगहों को हम आइडेंटिफाई कर ले जो हमारे पुरखों की कहानियों को, उनकी निशानियों को अपनी मिट्टी में आज भी मौजूद, उसकी मौजूदगी का एहसास करा रहे हो। तो हम इन देशों को करेंगे और करते हुए आखिरी में हम, और बल्कि अब तो आप गिरमिट की निशानी ढूंढने चलेंगे तो वो दौर बीत गया जब गिरमिटियों की आइडेंटिटी कुछ देशों में थी, कुछ कॉलोनियों में थी। आज तो गिरमिटिया ग्लोबल गिरमिटिया कम्युनिटी है। आप अमेरिका चले जाइए, ब्रिटेन, फ्रांस, कहीं भी अपन तो उसकी बात कर रहे हैं जो एग्रीमेंट के तहत यहाँ से भेजा गया। लेकिन आपका ये प्रयास बहुत शानदार है और मेरी शुभकामना है कि फिजी ही नहीं, आपके इस काम से गुयाना, सूरीनाम, मॉरिशस या ना जाने कितने मुल्क में लोग गए हैं भारत से उस समय, और बड़े विपरीत परिस्थिति में गया, उनको उन्होंने सोने का जगह बना दिया उस मिट्टी को, बुरकरे पहाड़ों को, और भारतीयों के उस जो चट्टानी ताकत का एहसास उन धरतियों पर है, उन सब जगह पर जाएं आप और उनसे दर्शकों को वाकिफ कराएं। और आपके हिस्से में ऊपर वाले ने बड़ा शानदार काम दिया है। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया आपका, तमाम दर्शकों का इतनी देर तक इस विषय को सुनने के लिए। और एक आखिरी में बस मेरा ये निवेदन है, सब लोग संभव हो तो भारत सरकार को पत्र भी लिखना चाहिए। गिरमिट के देशों का एक वो भी परिस्थिति है, वहाँ के लोगों से बातचीत करके मैंने महसूस किया और देखा भी, फिजी में खास तौर पर, कि जो भारत के विदेश मंत्रालय के जो दूतावास है या मिशन है वहाँ पर, वो सब लोग, उन लोगों का नजरिया ये होता है कि यूनाइटेड नेशन में एक वोट इस कंट्री का भी है, क्योंकि छोटी कंट्री है। तो उसको भारत सरकार इस नजरिए से न देखे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में केवल एक मत की भूमिका भर है। वो देश भारत का विस्तारित देश है, वो देश भारतीय आबादी के विस्तारित इतिहास का हिस्सा है। तो उन देशों को नए नजरिए के साथ, नई योजना के साथ उन देशों के साथ संवाद, संबंध, सहयोग का सिलसिला बढ़े। हालांकि मोदी सरकार में ये परंपरा बढ़ी है। अभी खुद गयाना प्रधानमंत्री मोदी होके आए हैं और वहाँ भारतवंशी वो गिरमिटिया समुदाय के साथ ही गुज्जाल कीर्तन कर रहे थे। तो ये परंपरा तमाम जगहों पर है और इससे उम्मीद भी बढ़ी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में भारत सरकार के विदेश विभाग का भी नजरिया गिरमिट के देशों को लेकर बदलेगा और तमाम गिरमिटिया देशों में अलग अलग स्मरण दिवस है।
तो एक स्मरण दिवस, या तो वो तिथि सितंबर के माह की वो 10 तारीख की तिथि हो सकती है, जब जहाज छूटा था कोलकाता बंदरगाह से 1834 में पहली बार, या फिर 1917 में मार्च की वो तिथि हो सकती है जब अबॉलिश किया गया था। तो कोई एक गिरमिट दिवस भी अगर भारत की सरकार बनाए तो अच्छा होगा। बस ये दो मेरा निवेदन दर्शकों नहीं, आपकी ये संवेदना से भारत सरकार झंकृत हो और हिले और समझे कि भारत का गुणगान करने वाले दुनिया में जहां कहीं भी कोई है उस तक भारत की रोशनी पहुंचे। धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत शुक्रिया।